हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे यूनिट 6 में हमने उपन्यास 11 उपन्यास कर लिए थे। ये हमारा 12वां उपन्यास है तमस, जो कि तमस उपन्यास 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भीष्म साहनी जी का है। भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 में हुआ था। इसका विषय वस्तु है भारत विभाजन की सांप्रदायिकता और विभीषिका का महाकाव्यतम अंकन। ये इसमें बताया गया है। भारत विभाजन के ऊपर ये तमस उपन्यास लिखा गया है। तो देखते हैं तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का पूरे विस्तार से। तमस उपन्यास है जो भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। जो ये तमस उपन्यास है ये 1947 पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। कितने दिन की कहानी वर्णित है? 5 दिन की कहानी वर्णित है। ये उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में है? ये 2 खंडों में विभाजित। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है। दूसरे भाग में अनेक गांव हैं। अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। इसके पात्र हैं नथु, समाज के तथा कथित निचले तबके से आने वाला युवक है। जाति से चमार है, जिसने 5 रुपए मिलने के कारण मुराद अली के कहने पर सुअर को मारा था। ये षड्यंत्र यहीं से शुरू होता है, नत्थू चमार से, कि नत्थू चमार को 5 रुपए देता है मुराद अली और सुअर मारने के लिए बोलता है। मुराद अली है जो अंग्रेजों का चमचा है, पतली बैंत की छड़ी झुलाता रहता है। तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। इसके पात्रों को हम आगे देखेंगे। अंग्रेज सरकार की नीति है, विभाजन के पूर्व त्रासदी है। इसकी विषय वस्तुएं हैं जो तमस उपन्यास है। सांप्रदायिक के चरम उभार का चित्रण है। भारत पाकिस्तान का विभाजन के पश्चात दंगों का वर्णन है। कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचातानी है। अंग्रेजों के फूट डाल और राज्य करो नीति का चित्रण है। गरीबी के दोहन का दृश्य है। और देखते हैं हम, मुराद अली है जो अंग्रेजों का चमचा है, पतली बैंत की छड़ी झुलाता रहता है, ठिंगना है और काला आदमी है। काला है कलर, इसका जो रंग है काला है। बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी से सेक्रेटरी है। बलगमी शरीर वाले, उम्र रशीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य कार्यकर्ता जो कामचोर है, स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव है। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जर्नैल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ईमानदार। वर्षों जेल में रहने के बाद वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था। जब पूर्ण स्वराज्य का नारा लगा था तब वह अपने शहर से वॉलंटियर बनकर लाहौर गया था। कौन गया था? जर्नैल सिंह। और किसके साथ गया था? नेहरू जी के साथ। उसका ना घर था, ना बीवी थे, बच्चे ना बीवी बच्चे थे। हफ्ते में 2-3 बार कहीं ना कहीं से पिटकर आता था। पुलिस के लाठीचार्ज में जहां लोग जान बचाकर भागते थे, वहीं झुर्रियां भरी अपनी छोटी सी छाती फैलाए खड़ा रहता और अपनी पसलियां तुड़वा कर आता। शंकर लाल है कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेहता का विरोधी है, मुनादी वाला। देशराज कांग्रेस का कार्यकर्ता, अजीज कांग्रेस का कार्यकर्ता, अजीत सिंह है कांग्रेस का कार्यकर्ता। मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य। वे दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते थे। कुल मिलाकर 16 वर्ष जेल में काट कर आए थे और कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर एक तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि सेठी ठेके वाले के पास से उन्हें 50,000 बीमे मिलने वाले थे, जिसकी एवज में वो सेठी को चुनाव में टिकट दिलाने वाले थे। असल में मेहता जी और शंकर लाल की आपस में पटती नहीं थी। देवदत्त कम्युनिस्ट
की सदस्यता के नियम। सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो। ये सांप्रदायिक पर तीखा व्यंग है। पात्र है जो हमने आगे देख लिए थे। नथु संप्रदाय दंगे का मोहरा है। निम्न वर्गीय पात्र चमार मुराद अली मुराद अली है जो अंग्रेजों का दलाल है। खल चरित्र सुअर षड्यंत्र का रचयिता, अंत में शांति की अपील करता है। ये हमने आगे देख लिए थे। बख्शी जी है, मेहता जी है, रामदास कश्मीर लाल, जरनैल सिंह, शंकर लाल और देशराज कांग्रेसी का नेता है जो कार्यकर्ता। रिचर्ड्स है जो अंग्रेज अफसर है। डिप्टी कमिश्नर लीजा का पति है। वानप्रस्थ जी है धार्मिक सांप्रदायिक उन्मादक संस्कृत के ज्ञाता धर्मगुरु है। प्रधान जी उर्फ लाला लक्ष्मी नारायण शहर के व्यापारी वानप्रस्थ के चेला। रणवीर सिंह प्रधान जी का 15 वर्षीय बेटा जिसे देवव्रत मुसलमानों के लिए भड़काता है। जसवीर कौर वीरता की साक्षात प्रतिमा। हरनाम सिंह है, इसके पुत्र इकबाल सिंह को जबरन मुसलमान बताया गया है। हयात बख्श और मौलादाद मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता है। शहनवाज शहर का रईस आदमी है। सोहन सिंह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। राजो दंगों के बाद हिंदुओं के घर रहती एहसान अली की पत्नी। रघुनाथ है मिल्खी देवदत्त इब्राहिम इंद्र बंतो अलखा अल्लाह रखा है। प्रकाशो तेज सिंह आदि अन्य गौण पात्र हैं। भीष्म साहनी के दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। रिचर्ड्स का कथन है बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान। हुकूमत करने वाला ये नहीं देखता कि प्रजा में कौन सी समानता है। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते, मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है। गोपाल राय तमस उस अंधकार का घोतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। किसके कथन है? गोपाल राय का है। इसकी विशेषता मुराद अली के कहने पर नत्थू एक सुअर मारता, 5 रुपए में सुअर को मारता, जो हमने आगे देख लिया है। जब रिचर्ड्स लीजा को फलों के बाग में घुमाने जाता है वहां उसने लार्क या चकवा पक्षी की आवाज़ सुनी। सैदपुर गांव में 27 महिलाएं कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। कितनी महिलाएं? 27 महिलाएं। और कौन से गांव में? सैदपुर गांव में। लीजा ने कहा आप कब तक नहीं जाएंगे? यदि 130 गांव जल जाएं तो भी नहीं। कितने गांव जल जाएं? 103 गांव। रमजान की बहू का नाम आकरा। सर्वप्रथम सांप्रदायिक दंगा नूरपुर तहसील से आरंभ होता है। सुअर को मारकर केलों वाली मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका था। कहाँ कौन सी मस्जिद के? केलों वालों मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका था। क्या मारकर फेंका था? सुअर। कांग्रेस कमेटी का प्रभात फेरी में गाया जाने वाला गीत जिसे अक्सर मास्टर रामादास या फिर देशराज गाते थे। जरा वी लगन आज़ादी दी लग गई जिन्हा दे मन दे विच ओ मजनू बन दे फिर देना हर सेहरा हर बंदे विच। ये कांग्रेस कमेटी रामदास या फिर देशराज गाते हैं। कौन सा? जरा दी लगन आज़ादी लगन गई जिन्हा दे मन दे विच ओ मजनू बन दे फिर देना हर सेहरा हर बंदे विच। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट गीत है। गीत कहीं ना कहीं पूछा जाता है कहीं ना कहीं पर, और अब ये एनटी वाले कुछ भी उठाकर पूछ लेते हैं कि कौन सा इसमें ये गीत है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। रिचर्ड जिला कलेक्टर। लीजा रिचर्ड्स की पत्नी पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी की संस्कृति की ज्ञाता है। सभी वेदांग के मर्मज्ञ थे। पठन पठान और हवन यज्ञ के अतिरिक्त हिंदू संगठन के पुण्य कार्य भी बड़ी लगन से करते हैं। मास्टर देवव्रत अखाड़ा संचालक है। हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाने का काम सिखाते हैं। दानवीर शहर के जाने वाले व्यापारियों में से एक है। हिंदू संगठन को 200 लाठियों के दाम की रकम दान में दे दी। इनका 15 साल का बेटा रणवीर मास्टर देवव्रत का शिष्य था। शहर के जाने माने व्यापारियों में से हिंदू संगठन को 200 लाठियों के दाम की रकम
दान में दे दी थी। किसने दी थी? दानवीर प्रधान ने। मंत्री जी हैं हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करने वाले रणवीर। 15 साल का तरुण रणवीर दानवीर प्रधान जी का बेटा था। मास्टर देवव्रत का शिष्य था और अखाड़े में शिक्षा लेने जाता था। बोधराज रणवीर की तरह यह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य था। लेट कर बाण चला सकता था। शब्द भेदी जो बोधराज रणवीर की तरह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य था, जो लेट कर बाण चला सकता था, शब्द भेदी बाण चला सकता था, शीशे में अक्स देख कर बाण चला सकता था, लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था। कौन ये सब कर सकता था? बोधराज। धर्मदेव धर्मदेव है जो रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य कहीं से कारतूसों की खाली पेटी उठा लाया था ताकि उस कमरे में शस्त्र अस्त्रों का आभास होता रहे, जिसे रणवीर ने शस्त्रगार बनाया था। नायक कमसरीट के बाबू मस्त राम का बेटा था। स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मास्टर देवव्रत के अखाड़े की शिष्य वाली मंडली में केवल यही यही एक युवक था जो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। शंभु है जो रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है। इंद्र रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है। मनोहर रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है। मोहन, इंद्र, शंभु, रणवीर ये सभी इस दल के सदस्य थे जो दंगों में हिंदुओं की ओर से मोर्चों संभाल रहे थे। रणवीर कद का छोटा था, इसलिए वह मन ही मन में अपने आप को शिवाजी की भूमिका में देखता था। उसी गली से एक इत्र बेचने वाला दंगों के दिन भी अपना इत्र बेचने निकल आया था। गली में रणवीर का पूरा दल था। उसे इंद्र ने चाकू से मार गिराया था। कौन इत्र बेचने आया था? बेचने निकल आया था जो कि ये है, एक क्वेश्चन बना है। उस गली में ऐसे एक इत्र बेचने वाला दंगों में से एक दिन अपना इत्र बेचने आया था। बेचने निकला आया था गली में, रणवीर का पूरा दल था। उसे इंद्र ने चाकू से मार गिराया था। इत्र वाले को इत्र बेचता था जो उसने उसको चाकू रणवीर ने उसको चाकू मार दिया था। प्रोफेसर है रघुनाथ, अकेला ऐसा हिंदुस्तानी आदमी जिसका जिले के कलेक्टर रिचर्ड्स के साथ में उठना बैठना था। दोनों को ही अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी। रिचर्ड्स को वह सदा ही एक सुरक्षित व्यक्ति लगा सकता था। हयात बख्श मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता, रूमी टोपी पहनता था। हर्बर्ट मिशन कॉलेज का अंग्रेजी प्रिंसिपल, अमन पसंद व्यक्ति था। मौलादाद बिजली कंपनी में क्लर्क है, दाढ़ी वाला है, मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है। हकीम अब्दुल लगनी, हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे। नानबाई की दुकान थी जहाँ सभी बैठकर कहवा पीते थे। लाला लक्ष्मी नारायण पैसे वाले जाने माने व्यक्ति, ऊंचे मकान में रहते थे। शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लालाजी व्यापार करते थे। नानकू लाला लक्ष्मी नारायण का नौकर है। फतेहदीन लाला लक्ष्मी नारायण का पड़ोसी। शहनवाज लाला लक्ष्मी नारायण की समधी का पड़ोसी और अच्छा मित्र। उसके पास गहरे नीले रंग की ब्यूक गाड़ी थी। उसने दंगों के बीच लाला लक्ष्मी नारायण परिवार को उनके घर से निकालकर अपनी ब्यूक गाड़ी में सदर बाजार में उनके किसी सगे संबंधियों के घर छोड़ दिया था। शहनवाज रघुनाथ का जिगरी दोस्त था। किसने छोड़ा था? शहनवाज ने। और किसके घर पर शरण दी थी? लक्ष्मी नारायण के परिवार को अपने सगे संबंधियों के घर छोड़ दिया था। जो अपने उसके सगे थे, जो उसके रिश्तेदार थे, वहाँ पर शहनवाज जो लक्ष्मी नारायण का परिवार था उसको सुरक्षा दी थी। दंगों के बीच में भी शहनवाज ने रघुनाथ के पुश्तैनी घर, जो वे दंगों के कारण जल्दी में छोड़कर शहर के एक सुरक्षित इलाके में रह रहे थे से रघुनाथ की बीवी के गहने की पोटली निकाल ली थी। शहनवाज को ऑमलेट खाना पसंद था। जब भी वो रघुनाथ के घर जाता था, उसके छोटे भाई की बहू उसके लिए दौड़कर अंडे का आमलेट बनाती थी। फातिमा शहनवाज की पत्नी है। मिल्की रघुनाथ के पुश्तैनी घर का नौकर है। शहनवाज जब रघुनाथ की बीवी के गहने लाने उसके पुश्तैनी घर गया था, तब उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराकर मार डाला था।
सहनवा जब रघुनाथ की बीवी के गहने लाने उसकी पुश्तैनी घर गया था तब उसे सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला था। रघुनाथ के पुश्तैनी घर के सामने फिरोज खाले वाले का गोदाम था। दंगों के दौरान नान बाई मिल्की को बीड़ी के पैकेट छत से फेंक देता था। मिल्की दंगों के दौरान रघुनाथ के घर पर अकेला बचा था। वो उसे पीछे घर रखाने के लिए छोड़ गए थे। सालोत्री साहब, इनका नाम लेकर मुराद अली ने नथु चमार से स्वर मरवाया था और बोला था कि सालोत्री साहब ने मरे हुए सुअर की मांग की है। जथेदार किशन सिंह, गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंध का मोर्चा किशन सिंह ने संभाल रखा था। किशन सिंह पहले बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था और बर्मा की लड़ाई के दाव पेंच वह अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहता था। सुरक्षा की कमान संभालते हुए वह घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहनाया था जिस पर इंग्लिश सरकार के 3 तबके थे। हालांकि उसने तबकों वाली खाकी कमीज के नीचे पाजामा भी पहन रखा था। सरदार सिंह, गुरुद्वारे की दाईं ओर बंदूक चलाने का मोर्चा सरदार हरि सिंह को सौंपा गया था। दाईं ओर मोर्चा नाकारा साबित हुआ क्योंकि सरदार हरि सिंह ने अपने हम सायों पर गोली चलाने को स्वीकारा नहीं है। बिशन सिंह, मनिहारी वाले, इनकी ड्यूटी खलासा लंगर में लगाई गई थी। पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में बांध रखा था जो उसने बसंत पंचमी के मेले के बाद अपने बेटे के सिर से उतारकर अपनी जेब में रख लिया था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे यह रुमाल मिला और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया। शेख गुलाम रसूल, गुरुद्वारे के पीछे 2 गलियां छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान था और मुसलमानों के दल ने दंगों के समय उसी को अपना किला बना रखा था। मुखिया सरदार तेज सिंह में वजन था। उनका रोम रोम मत की रक्षा के लिए नौछावर था। सरदार तेज सिंह मुखिया के नाना के पिताजी महाराणा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। प्रीतम सिंह गुरुद्वारे के द्वार पर खड़े होकर सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा था। सोहन सिंह, वह युवक जो गुरुद्वारे में ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि हमें इस सांप्रदायिकता के जहर को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसे अंग्रेज ने हमारे बीच बोया है। ऐसा बोलने के लिए निहंग सिखों ने उसे पीटकर चुप करार बिठा दिया था। ये हमने मीरदाद, जो हाल मोहन सिंह का गुरुद्वारे में था वही हाल मीरदाद का मुसलमानों की बस्ती में था। उम्र दराज लोग मीरदाद जैसे युवक की यह बात समझाने को तैयार ही नहीं थे कि सांप्रदायिकता की जड़ें अंग्रेजी हुकूमत ने बोई हैं। उनके अनुसार असल कसूरवार दूसरे धर्म के लोग ही थे। मुसलमानों के लिए सिख और हिंदुओं और सिखों के लिए मुसलमान। उनके अनुसार अंग्रेजी हुकूमत के लोग उनके आपसी मसलों से कोई लेना देना नहीं है, वह धर्म के मसले में नहीं पड़ते। गोपाल सिंह मुखबिर गुरुद्वारे की ओर से मुसलमानों के इलाके में घुसकर उनकी नीति का पता लगाने गया था, किंतु जिस घर में छिपा था वहाँ की बुढ़िया ने उसे देख लिया था तो किसी तरह जान बचाकर भागा और वापस गुरुद्वारे में पहुंच गए। गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य सरदार मंगल सिंह सुनार, प्रीतम सिंह बजाज, भगत सिंह पंसर, तेज सिंह, किशन सिंह, बलदेव सिंह। धर्म रक्षा की उत्तेजना में वो अपनी बूढ़ी माँ को घर पर ही छोड़कर खुद सुबह से गुरुद्वारा आ गया था, ये सोचकर कि माँ तब अब बची नहीं होगी। माँ को तुर्कों ने मौत के घाट उतार दिया होगा। उसने खून का बदला खून से लेने की ठानी और बूढ़े लोहार करीम बख्श की छाती में तलवार भोंक कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हरनाम सिंह बंतो दंपति ढोक इलाही बख्शी के अकेले सिख निवासी जिसकी दुकान लूट ली गई थी और घर जला दिया था और वह अपनी पत्नी के साथ भागने के लिए मजबूर था। ढोक इलाही बख्श के निवासी करीम खान ने हरनाम सिंह को भाग जाने का मशवरा दिया था। जसबीर कौर और इकबाल सिंह हरनाम सिंह और बंतों के बेटे और बेटे थे। जसबीर की शादी हो चुकी थी। वह जिस गांव में था वहां सिखों की जनसंख्या ज़्यादा ही
थी, इसलिए हरनाम सिंह थोड़ा निश्चित था कि सभी संगत में एकत्रित हो गए होंगे और जसबीर अकेली नहीं होगी। किंतु हरनाम सिंह और बंतों को लगातार इकबाल सिंह की चिंता सता रही थी कि वह बेचारा अकेला कहाँ होगा। इकबाल सिंह, हरनाम सिंह का बेटा इकबाल मीरपुर में बजाजी की दुकान करता था। इसका बाप हरनाम सिंह ढोक इलाही बख्श में चाय की दुकान करता था। ये एहसान अली है, राजो है। एहसान अली के घर में हरनाम सिंह और उसकी पत्नी ने भागकर पनाह ली गई थी। किसके घर? एहसान अली के घर। किसने ली थी? हरनाम सिंह और उसकी पत्नी ने। ये एक क्वेश्चन 2023 में बना भी है कि हरनाम सिंह और उसकी पत्नी ने किसके घर पर भागकर पनाह ली थी? एहसान अली के घर। देखते हैं आगे। बंतो एहसान अली की पत्नी ने हरनाम और बंतो को ऊपर एक अंधेरी कोठरी में बिठा दिया था। जब एहसान अली लौटा तो वह उसे हरनाम के बारे में बता रही थी कि हरनाम ने देखा कि एहसान अली हरनाम की घर से उसी का ट्रंक चुरा कर लाया था लूट में, और उसकी बहू अकरा उसका ताला तोड़ रही थी। तो हरनाम सिंह ने खुद ही ट्रंक की चाबी दे दी और एहसान अली से कहा कि अच्छा हुआ ये तुम्हारा हाथ लग गया, ये तुम्हारा ही ट्रंक था, जब तुम इसे अपना ही समझो। राजो एहसान अली की पत्नी है जिसने हरनाम सिंह और बंतो का अपने घर पर पनाह दी थी। किसने दी थी? एहसान अली की पत्नी, जिसने हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर पर पनाह दी थी। किसने दी थी? राजो ने। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि एहसान अली की पत्नी जिसने हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में पनाह दी थी, किसने दी थी? राजो ने। अकरा है जो एहसान अली और राजो की बहू है, उनके बेटे रमजान की पत्नी। रमजान एहसान अली और राजो का बेटा है, जोशीला युवक है जिसके सिर पर सांप्रदायिकता का खून सवार था। नूरदीन रमजान का साथी, रमजान के ही गांव का रहने वाला था। गधों पर मिट्टी और ईंट लाद कर लाता ले जाता है। उसके दांतों के ऊपर लाल मसूड़े थे, जब हंसता तो मसूड़े दूर तक नजर आते थे। रमजान, नूरदीन और उनके अन्य साथियों ने अपनी जान बचाकर भागकर सिख इकबाल सिंह का पीछा किया और उसकी जान बख्श के एवज में उससे इस्लाम कबूल करवाया। हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरदयाल सिंह है। हरनाम सिंह के गांव का नाम ढोक इलाही बख्श। हरनाम सिंह की तहसील का नाम नूरपुर है। इम्पोर्टेंट लाइन है। हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरदयाल सिंह। हरनाम सिंह के गांव का नाम ढोक इलाही बख्श है। क्या नाम है? ढोक इलाही बख्श। हरनाम सिंह की तहसील का नूरपुर। ये इम्पोर्टेंट्स है। जिस स्कूल में दंगे खत्म होने के पश्चात रिलीफ कैंप बनाया गया था, उस स्कूल का चपरासी एक ब्राह्मण था। वह और उसकी ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उनकी बेटी प्रकाशो को दंगाई उठाकर ले गए थे और अभी तक उसका कोई पता नहीं था। रिलीफ कैंप के आंकड़ा बाबू उस ब्राह्मण के पास आकर कहते हैं कि कल एक बस नूरपुर जाएगी, उसमें हथियारबंद पुलिस वाले भी होंगे। वो उस बस में जाकर नूरपुर में अपनी बेटी का पता लगा ले। ब्राह्मणी उस आंकड़ा बाबू से कहते हैं कि अब वो हमारे पास आकर भी क्या करेगी, बुरी वस्तु तो उसके मुंह में पहले ही डाल दी होगी। ब्राह्मण कहता है कि अब प्रकाश नहीं मिलेगी, जहाँ रहे सुखी रहे। दंगों के पश्चात जिस कॉलेज में अमन कमेटी की मीटिंग होती है, उस कॉलेज के दो चपरासी गेट के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं कि जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदान लोग नहीं लड़ते। यहाँ आए हुए लोग में हिंदू, सिख और मुसलमान सभी हमारे कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। ये सब कथन है। अल्लाह रक्का वह अपने ही गांव की एक कथन क्या एहसान अली, ये सब पात्र हैं जो कि हम एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, इन पात्रों के बारे में जान रहे हैं। अल्लाह रक्का ये अपने ही गांव की एक हिंदू लड़की प्रकाशो पर नूरक्त है था, जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर उठा लाया था और बाद में प्रकाशो की संस्कृति होने पर उसके साथ ही रहने लगता। प्रकाशो दंगे के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता से भटकी हुई युवा ब्राह्मणी जिसके उस गांव का ही अल्लाह रक्का अपहृत कर ले जाता है।
उसे अपहरण कर लेता है, उसे ले जाता है। कथासार उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा स्वर्मानिक घटना से होता है। मुराद अली का अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नत्थू चमार को 5 रुपये देकर एक सूअर मरवाता है। कितने रुपए? 5 रुपये। वो उसे मस्जिद की सीढ़ी पर फिकवा देता है। कहाँ पर फिकवाता है? मस्जिद की सीढ़ियों पर सूअर को फिकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे से के दुश्मन बन जाते हैं। जो कि सुअर मारने पर मुसलमान भड़क जाते हैं और गाय मारने पर हिंदू, जो कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इससे स्वीकार नहीं करता है। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है और पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की ये आग गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच भी खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांवों से ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है और जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम होने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, नागरिक समिति बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछड़ चुके थे। उनके घर जला दिए गए, संपत्ति लूट ली गई। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू बेटियों को पता पूछ रहे थे। तमस उपन्यास इस सांप्रदायिकता खूनी संघर्ष की कहानी है। शरणार्थी कैंप का जो वर्णन है लेखक ने किया है, वह पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में हम इंसान हैं? जिस इंसानियत की व्याख्या हम जीवन भर करते रहते हैं, वह असल में समय अपने आने पर पिछली सीट ले लेते हैं और हमारी चालक शक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना हो जाती है। हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है। रिलीफ कैंप के उस माहौल में जहाँ लोग बिछड़े हुए और लापता जन का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में लेखक ऐसे किरदार का भी लेकर आते हैं जो अपनी मृत पत्नी की लाश का खोज रहा होता है, जिसने कुएं में कूद कर आत्महत्या की थी, ताकि वह अपनी पत्नी की लाश में उसके सोने के गहने उतार सके। वह रिलीफ कैंप में काम करने वाले क्लर्क से कहता है कि अब घरवाली तो डूब मरी, सो सबके साथ हुई है, वही मेरे साथ भी हुई है, पर ये कड़े और जंजीरें मैं कैसे छोड़ दूं? क्यों वीर जी? असल में तमस यथार्थ विस्तृत मानव सभ्यता की कहानी है। वही मानव जिसने दुनिया बसाई उसके दोनों छोर एक कर दिए, परंतु बसी बसाई सभ्यता जड़ से उजाड़ देना ही मानव के ही बस की बात है। ये हमने कथासार तमस उपन्यास का देखा। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तमस उपन्यास के उदाहरण, ये प्रमुख उदाहरण है। ये सब हिंदुओं की चालाकी है। बख्शी जी हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों का, कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई कर सकती है, ये महमूद कहते हैं। ये रिचर्ड्स के हैं कथन प्रमुख उदाहरण है। बड़ा आसान है, लीजा मुसलमानों के नाम के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नाम के पीछे शब्द जैसे लालचंद है, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशनदीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान।
ये किसने कहे हैं? रिचर्ड्स ने। ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर लाल लगा होगा, चंद्र लगा होगा, राम लगा होगा तो ये जैसे रोशन लाल होगा तो हिंदू है, रोशन दिन होगा तो मुसलमान। ये सब रिचर्ड्स ने कथन है, जो रिचर्ड्स ने ये उदाहरण है उसके। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। ये किसका कथन है? रिचर्ड्स का है। ये आदमी लोग कितना अजीब होते हैं, कितना रस लेकर पत्थरों और खंडरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानती हुई भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। कौन कहता है? लीजा। ये लीजा का उदाहरण है। हुकूमत करने वाले ये नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो ये देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग है। किसके कथन है? ये रिचर्ड्स के कथन है। हिंदू गाय का मांस नहीं खाता और मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते। सब लोग झटके का मांस खाते जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते। अगर प्रजा आपस में, ये भी रिचर्ड्स के, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा? रिचर्ड्स कहते हैं सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक कनस्तर कड़वे तेल का रखे, एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखे। उबलता हुआ तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। ये पुण्यात्मा जी बोलते हैं। ये सब कथन है। पादरी हर्बर्ट के हैं। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। ये कौन कहता है? लेखक। बाबू ने कहा आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा आए आज़ादी, पर हमें क्या, हम पहले ही बोझ ढोते हैं, आज़ादी के बाद भी बोझ ढोएंगे। मजदूर आपस में बातें करते हैं। कुछ ये जर्नैल सिंह का है। इम्पोर्टेंट्स कथन है। साहिबान, मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मैम को बाहों में लेकर बैठा है और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई हैं। हम अंग्रेजों की बातों में नहीं आना चाहिए। और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई, हम मिलकर रहेंगे। जर्नैल सिंह, बन तो तेरा रब रखा, सरबते दा रब्बा रखा। जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया। सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी। यहाँ जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है? हरनाम सिंह। हम झूठी अफवाह सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तेज में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ मेल जोल बनाए रखें और हतुलवास कोशिश करे कि गांव में फसाद ना हो। सोहन सिंह। अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं, उनमें एहताद हो जाता है तो अंग्रेज के हालात कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हालात मजबूत होते रहेंगे। मीरदाद के हैं। ये हमने कुछ प्रमुख तमस उपन्यास प्रमुख उदाहरण देखे, उसका कथन सार देखा है और उसके पात्र कुछ अन्य विषय वस्तुएं हैं जो उसकी हमने सब इसके उदाहरण सब देख लिए। इम्पोर्टेंट्स लाइनें, इसके कथन हैं, सब कुछ तमस उपन्यास में हमने देख लिया है।